हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पैडागोजी। हिंदी पैडागोजी की ये हमारी पहली अभ्यास होगी। तो आइए देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है विद्यालय या फिर कक्षा, क्योंकि विद्यालय के अंतर्गत ही कक्षा आती है। तो विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषा परिवेश से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य ये पूछा जा रहा है। और ये प्रश्न आपके 2016 के सीटेट के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन देखिए आपका दिया है, मुख्य धारा की भाषा सुनने से अधिक अवसर मिलने चाहिए। बी ऑप्शन है, बोलने सुनले पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। देखिए पूछा क्या है कि कक्षा में समृद्ध भाषा परिवेश कब व्याप्त होगा, जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसे बोले सुने, क्योंकि लिखने पढ़ने से कहीं ज़्यादा सुनने और बोलने पर इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका दिया है कि मुख्य धारा की भाषा सुनने से अधिक अवसर मिले सुनने के, तो ये पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि सुनने के साथ बोलने का भी अवसर होना चाहिए। सुनने बोलने पढ़ने लिखने ये पॉइंट सही हो सकता है। अगले पॉइंट है, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता से नहीं होता है, क्योंकि जब तक उसे सुना या बोला ना जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। अध्यापक को एक से अधिक भाषा की जानकारी होना, तो ये पॉइंट भी अपने आप में गलत हो जाता है। देखिए भाषा अगर आपको सिखाना, आप विद्यालय को एक पल के लिए छोड़ भी दे, आप सिर्फ अपने परिवेश में चले जाए, तो आपने देखा होगा कि किसी भाषा को जानने के लिए पढ़ने की लिखने पढ़ने की कम ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा सुनना और बोलना होता है किसी भाषा को सुनने पे। लेकिन यहाँ पर विद्यालय आ गया है, तो इसलिए पढ़ने और लिखने वाला पॉइंट भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से देखिए जो परिवेश के लिए प्रश्न के लिए आंसर बनता है वो ऑप्शन बी बनता है कि बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिले। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट गुण शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत बनने में सहायक करता है। यहाँ प्रश्न देखिए घुमा दिया गया है, प्रश्न को समझिए। क्या निम्नलिखित कौन सा विशिष्ट गुण शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत बनने में सहायक होता है, यानी कि शिक्षक का वो कौन सा गुण है जो बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, वो विशिष्ट गुण कौन सा है शिक्षक का। तो देखिए यहाँ पे दिया है, व्यवहार कुशल, उत्तम शिक्षण विधियों का ज्ञान, प्रभावशाली व्यक्तित्व, शैक्षिक शैक्षिक क्रियाओं में रुचि। तो देखिए यहाँ पे जो प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, ये सबसे ज़्यादा शिक्षक का विशिष्ट गुण होता है, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा कि प्रभावशाली व्यक्तित्व। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पहली कक्षा की भाषा दिया है कि पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका हैं, अपने एक विद्यार्थी की भाषाई विकास के संबंध में चिंतित हैं, क्यों है ये आपको रीज़न बताना। और ये प्रश्न आपका 2016 सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता, विद्यार्थी के घर पर बात करने की बहुत कम अवसर मिलते हैं, विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है, और विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। देखिए अगर बच्चा जब बोलने की स्थिति में कंडीशन में हो, अगर उसे दो भाषा एक साथ मिल जाए, कुछ दिनों के लिए एक भाषा मिले, कुछ दिनों के बाद दूसरी भाषा मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में होता है क्या, बच्चा क्लियर नहीं हो पाता कि उसे कौन से शब्द किस चीज़ के लिए बोलने हैं। जैसे कि अलग अलग भाषाओं में, जैसे पानी को पानी कहते हैं, इंग्लिश में वाटर कहते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो पानी कहे या वाटर कहे, तो उसमें भाषा की जो विकास होता है वो थोड़ा धीमा हो जाता है, वो कंफ्यूजन की कैटेगरी में चला जाता है। जब वो स्थिति क्लियर होता है कि नहीं वाटर को ही पानी, पानी को ही वाटर कहा जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको विकास जो हुआ देरी से हुआ, समझ गया लेकिन देर से उसका विकास हुआ। तो यहाँ पूछा है कि अपनी भाषा को उस बच्चे की जो भाषा है उसको लेकर उसकी अध्यापिका चिंतित, तो वो क्यों है, उसके रीज़न क्या है, वो यही है कि विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है, जिसके बच्चे से भाषाई विकास बच्चे में देर से होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, अगर बच्चों को आप कविता पढ़ाते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। भावों की अनुभूति रहित होना। देखिए अनुभूतियों को डाला जाता है, ये रहित का मतलब होता है छोड़कर। यह है भावों की अनुभूति कराना, आनंद का संचार करना, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कोई नहीं, डी तो ऑप्शन आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर दिया है रहित, इसलिए ए ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। फिर दिया भावों की अनुभूति कराना, आनंद का संचार करना। देखिए जो कविताएं होती है वो ज़रूरी नहीं है कि आनंद से रिलेटेड हो, वीर रस भी होता है, उत्साह रस भी होता है, रौद्र कई तरह के रस होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आनंद का संचार जरूरी नहीं होता, इसलिए ये पॉइंट भी गलत हो जाता है। और प्रश्न के हिसाब से जो आपका सही पॉइंट बनता है वो होता है बी, यानी कि कविता में क्या कहा जाए, अगर वीरता की कही जाए तो उसके अंदर वो अनुभूति होनी चाहिए वीर की। रौद्र रोने वाली कंडीशन के अगर पॉइंट है तो उसके अंदर वो अनुभूति होनी चाहिए। हंसने की है तो हंसने की, यानी कि
उस कविता में जो भाव दिखाए जा रहे हैं वो भाव उसके अंदर उत्पन्न करने के लिए ही कविता का शिक्षण उद्देश्य मुख्य होता है। तो यहाँ से जो ऑप्शन बी हो गया आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शैली एवं उद्देश्य, शैली और उद्देश्य की दृष्टि से कहानी के प्रकार या रूप है। शैली, तरीका, उद्देश्य, क्या वो बताना चाहता है किसकी, कहानी की। देखिए क्या है, धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कहानियाँ, चरित्र प्रधान एवं समस्यात्मक कहानियाँ, घटना प्रधान कहानियाँ, उपरोक्त सभी। देखिए आपने कभी कहानी सुनी होगी तो उसमें कभी चरित्र प्रधान कहानियाँ होती हैं, यानी कि किसी एक की उसके अंदर जो चारित्रिक गुण होता है उसको दिखाया जाता है। किसी समस्या पर कहानी होती है। धार्मिक कहानी हो तो जो धर्म से जुड़ी होती हैं, सामाजिक होती हैं, ऐतिहासिक कहानियाँ होती हैं और घटना, किसी घटना विशेष से जोड़कर भी कहानियाँ बनती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हैं कि तीनों पॉइंट आपके सही होते हैं। इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी पॉइंट सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता है। देखिए हम जब मूल्यांकन करते हैं तो उसका एक खास उद्देश्य होता है, तो वो कहा जा रहा है कि उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता है। कौन सी विशेषता है? वस्तुनिष्ठता एवं विभेदकारी, व्यापकता और व्यवहारिकता, विश्वसनीयता और वैधता और उपरोक्त सभी। देखिए जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि वस्तुनिष्ठ हो, विस्तृत न होता। ऐसी कंडीशन में अगर विस्तृत हुआ तो जो उद्देश्य है वो कहीं इधर उधर हो जाएगा। विभेदकारी होता है, व्यापक होता है, व्यवहारिक भी होता है। अगर व्यवहारिक ना हो तो उस पद से थोड़ा सा हटने में आ जाएगा। विश्वसनीयता भी होनी चाहिए और वैधता भी होने, अवैध तरीके से मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ए, बी और सी तीनों पॉइंट अपने आप में सही बन रहे हैं, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर की कक्षा में विभिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। देखिए हमने अभी इससे पिछली जो वीडियो डाली की थी सामाजिक पेडागोजी की, इसमें ये प्रश्न था और देखिए उसके शब्द थोड़े अलग थे और यहाँ पे जो प्रश्न लिया गया है इस भाव प्रश्न का वही है लेकिन शब्द अलग है। इसके ऑप्शंस के भी शब्द अलग है, प्रश्न के भी शब्द अलग है, लेकिन भाव आपका वही जाएगा जो आपने कल पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया कि ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में क्या होगी, यहाँ पे इसके आगे दिया गया है और ये प्रश्न आपके 2016 के सीटेट के एग्जाम पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, अवरोध की प्रस्तुति करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। मैंने आपसे कहा था कि हमारा अनुभव पेडागोजी में क्या है, हमारे अनुभव है। हम अपने अनुभव का केवल ऐसा होता है कि 90% सही होता है, कभी कभी हमारे अनुभव के 10% गलत हो जाता है। तो ये 10% में प्रश्न आता है क्योंकि आप अलग अलग भाषा के प्रांत के लोग हैं तो आप समस्या के रूप में उसे देखेंगे, यानी कि ऑप्शन सी आपके हिसाब से सही होगा। बहुत बड़ी समस्या बन जाती है कि आप कैसे बच्चों को डील करेंगे। एक भाषा बोलते हैं तो दूसरा नहीं समझता, दूसरों को समझाते हैं तो तीसरा नहीं समझता, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर अलग होगा। कौन सा ऑप्शन, इसका आंसर जो होगा वो डी होगा कि अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। इस प्रश्न में गौर कीजिएगा, ये प्रश्न आने के लगभग पूरे चांस है। और शब्द के भाव, देखिए मैंने कहा था कि भाव वही है जो हमने कल देखा था और आज भी यही प्रश्न है, भाव वही है लेकिन शब्दों में अंतर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कक्षा में किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप या चित्र, जब उसको जो मेन स्वरूप है अगर वो द्वारा स्पष्ट किया जाना संभव न हो की स्थिति में प्रयोग करना उचित होगा। अगर आप कुछ समझाना चाहते हैं, जो चीज़ समझाना चाहते हैं उसका चित्र स्वरूप जो स्पष्ट न हो पाए, यानी क्लियर आप वो चीज़ नहीं दिखा सकते, तो आप क्या दिखाएंगे, क्या प्रस्तुत करेंगे? रेखाचित्र, कार्टून, विस्तारक, प्रतिरूप या मॉडल। मैंने आपसे कहा था कि जब आप टीच करेंगे तो आप पहले जिसके आपको पेन दिखाना है तो आपने पेन को डायरेक्ट दिखा दिया। पहले आप कोशिश कीजिए कि आप उस चीज़ को दिखा सके। अगर आप उस चीज़ को नहीं दिखा पाते तो आप उसका नमूना पेश कीजिए। जैसे अब आपको हाथी दिखाना तो आप हाथी को लाकर खड़ा नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या करें, हाथी का एक जैसे जिस तरह डॉल होती है उस तरह से आप हाथी को लाएंगे, उसे दिखाएंगे। तो दूसरे पॉइंट पे आपका आता है मॉडल। अब उसके बाद देखिए अगर मॉडल भी नहीं मिलता तो आप उसका चित्र दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया है कि जब उसका वास्तविक स्वरूप न मिले, वास्तविक यानी कि जैसे हमने पेन का एग्जांपल दिया, अब हाथी है हमारे लिए, हम हाथी को वास्तविक रूप से नहीं दिखा सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, उसका मॉडल दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी है वो देखिए सही है, यानी कि प्रतिरूप अर्थात हम मॉडल
दिखाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प है। यहाँ पे मातृभाषा संबंधित पॉइंट दिए गए हैं। पहला देखिए, मातृभाषा बालकों में ज्ञान का विकास एवं चिंतन करता है, सही पॉइंट है। मातृभाषा विचार विनिमय का साधन है, सही पॉइंट है। मातृभाषा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, ये भी सही पॉइंट है, यानी कि 3 सही पॉइंट हो गया। मातृभाषा प्रगति पथ की बाधक है, अगर मातृभाषा प्रगति पथ की बाधक होती तो जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में न दी जाती। और यहाँ पे आपसे देखिए पूछा है कि नहीं है, तो मैंने कहा था कि आप सदैव नहीं शब्द को छोड़कर प्रश्न को कीजिएगा। 3 पॉइंट आपको सही लगे और जो पॉइंट आपका छूट रहा है, जैसे यहाँ पे हमारा डी पॉइंट छूट रहा है, वो ये नहीं शब्द उसी पॉइंट को इंगित करेगा। तो यहाँ पे दिया है कि मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प नहीं है, तो ये विकल्प वही है डी विकल्प, यानी कि मातृभाषा प्रगति पथ की बाधक नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे है कि भाषा एवं बोली निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंतर प्रकट नहीं करता। देखिए यहाँ पर भी नहीं शब्द दिया है, पहले आप नहीं शब्द को छोड़ दीजिए और देखिए कि क्या अंतर प्रकट करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है परंतु बोली का क्षेत्र सीमित होता है। ये पॉइंट सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप 20 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो आपको दूसरी बोली मिलेगी। बोली का मतलब होता है जो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, लेकिन भाषा का है जिसका क्षेत्र एकदम विस्तृत होता है, वो भाषा होती है। बी पॉइंट है आपका, एक भाषा में अनेक बोलियां होती हैं, सही बात है। जैसे हमने कहा कि 20 किलोमीटर की दूरी पर भाषा बदल जाती है, तो मान लीजिए ये एक क्षेत्र विशेष है, तो यहाँ पे आपको इस तरह की, क्योंकि एक क्षेत्र 20 किलोमीटर के दायरे में नहीं होगा, एक विस्तृत दायरा होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको कई तरह की भाषा यहाँ पे आपके देखने को मिल जाएंगे। तो एक भाषा अनेक बोलियां सम्मिलित होती, ये सही पॉइंट हो गया। सी है, भाषा के व्याकरण के सिद्धांतों का प्रयोग होता है परंतु बोलियों में नहीं, ये सही बात है। बहुत से पॉइंट ऐसे होते हैं जो बोली के रूप में आपस में बोलते हैं तो उनमें व्याकरण की शुद्धता नहीं दिखाई देती, लेकिन वही भाषा हम देखें तो उसमें व्याकरण का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ रूप से होता है, यानी कि व्याकरण के कसौटी पर उसे कसा जाए तो वो खरा उतरता है। अगला पॉइंट डी पॉइंट है, बोली में मानकता होती है भाषा में नहीं, ये पॉइंट एकदम गलत है। यहाँ बोली में मानकता नहीं होती, वरन की मानकता किस में होती है, मानकता आपकी भाषा में होती है। तो इस कंडीशन से आपका प्रश्न के हिसाब से जो सही ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन डी बनता है। तो ये नहीं शब्द किस पॉइंट को इंगित कर रहा है, डी पॉइंट को इंगित कर रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए केवल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।